हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में एक बड़े ही महत्वपूर्ण संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ में बात करने वाले हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में। सभी एग्ज़ाम के अंतर्गत यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ के बाद में। किंतु मेरा आपसे प्रॉमिस है पूरा वीडियो देखना। यह वीडियो देखने के पश्चात आपको भविष्य में इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सभी कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो बात करते हैं ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में। जैसा ब्रिक्स के ही अंदर छुपा हुआ है इन देशों के नाम, उसके अंतर्गत यदि देखें तो बी किसे दर्शाता है? बी ब्राजील को दर्शाता है। आर जो है वह रूस को दर्शाता है। जो आई है वह हमारे भारत को दर्शाता है। उसके पश्चात देखें जो सी है वह चीन को दर्शाता है और जो एस है वह दक्षिण अफ्रीका को दर्शाता है। अर्थात यदि हम कहें तो यह 5 देशों का संगठन हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात हमारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि इस ब्रिक्स देशों की कल्पना किसके द्वारा की गई होगी, किसके द्वारा यह शब्द कॉइन किया गया होगा। तो आपको पता होना चाहिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्रिटेन के अर्थशास्त्री है जिनका नाम है जिम ओ नील साहब। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जिम ओ नील साहब के द्वारा 2001 के अंतर्गत सबसे पहली बार ब्रिक का विचार दिया गया था। सिर्फ ब्रिक का विचार दिया गया था, अर्थात ब्राजील, रूस, भारत और चीन के बारे में इन्होंने सबसे पहली बार बताया था। उन्होंने तब ऐसा अनुमान लगाया था कि यदि यह चारों देश एक हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं ब्रिक अर्थात होता है कुल मिलाकर यदि देखें तो जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाला हमें संगठन देखने के लिए मिलता है। यह यदि एक हो जाए तो आने वाले समय के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, यह देश G7 को भी टक्कर दे सकते हैं, उन्हें भी ओवरटेक कर सकते हैं। यह इनका विचार था और यह उस समय कार्य किया करते थे गोल्डमैन सॉक्स एसेट मैनेजमेंट बैंक के अंतर्गत कार्य किया करते थे। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इसी बैंक को हमारा एक सबसे बड़ा भारत का ग्रुप है जिसका नाम है रिलायंस एसेट मैनेजमेंट कैपिटल के द्वारा इसे अधिग्रहित कर लिया गया है। और यदि बात करें गोल्डमैन सॉक्स एसेट मैनेजमेंट का मुख्यालय कहां पर है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात देखें कि इसकी स्थापना कब होती है। जो जिम ओ नील साहब ने 2001 में जो ब्रिक का कंसेप्ट दिया था, उसी बात पर हम यदि देखें तो 5 साल बाद अर्थात 2001 से 2006 के अंतर्गत बात है, सितंबर 2006 की। इन चारों देशों के कौन कौन से चारों देश, ब्राजील, रूस, भारत और चीन, इन चारों देशों के विदेश मंत्री अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क के अंतर्गत मिलते हैं और इस संगठन के बारे में चर्चा करते हैं और इस संगठन का निर्माण भी कर देते हैं। अर्थात एग्जाम में यदि आए कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना सितंबर 2006 के अंतर्गत इस संगठन की स्थापना न्यूयॉर्क के अमेरिका के अंतर्गत हो गई थी। उसके पश्चात यदि देखें कि पहला सम्मेलन इसका कब आयोजित किया गया था, तो पहला सम्मेलन 3 साल बाद आयोजित किया गया था, अर्थात 2009 के अंतर्गत इसका सबसे पहला सम्मेलन 16 जून को देखते हैं इसका आयोजन होता है। रूस का एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है जिसका नाम है एकातेरिनबर्ग, इसमें आयोजित किया गया था। उसके अगले साल 15 अप्रैल 2010 की बात है। इस संगठन के द्वारा इन 4 देशों के द्वारा क्या निर्णय किया जाता है कि क्यों ना हम इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर ले। इस बात पर सहमति बनती है और जैसे ही अगले साल 14 अप्रैल
2011 को चीन में जब यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो इस संगठन के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका इस ब्रिक का सदस्य देश कब बना, तो याद रखना इसका सदस्य देश बना था 14 अप्रैल 2011 को चीन के सम्मेलन के अंतर्गत। और यह हम देखें यह ग्रुप ब्रिक्स से काय में कन्वर्ट हो जाता है, यह ब्रिक्स से ब्रिक्स में बदल जाता है। अब बात कर रहे हैं सम्मेलन की, तो भारत के अंतर्गत इसके वर्तमान में यदि देखें तो 2 सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। सबसे पहला सम्मेलन अर्थात इसका चौथा सम्मेलन था। भारत के अंतर्गत जो पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, चौथा सम्मेलन भारत के अंतर्गत हमें इसका देखने के लिए मिलता है, जो नई दिल्ली के अंतर्गत भारत की राजधानी के अंतर्गत आयोजित किया गया था 2012 के अंतर्गत। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, यह जो ब्रिक्स कंट्रीज है इसका हमें कोई भी मुख्यालय नहीं देखने के लिए मिलता और नहीं इनके हमें कोई प्रेसिडेंट वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, नहीं हमें इसके महानिदेशक देखने के लिए मिलते हैं। यह अर्थात यदि हम देखें तो बिना मुख्यालय का यह हमें संगठन देखने के लिए मिलता है। और हम यदि देखें कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जिस देश के अंतर्गत भी इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो उसकी अध्यक्षता हमें देखने के लिए मिलती है, वहां के प्रधानमंत्री या वहां के राष्ट्र अध्यक्ष करते हैं। इसका 8वां सम्मेलन जो भारत के अंतर्गत ही आयोजित हुआ था 2016 में, भारत का एक राज्य है गोवा के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। इसकी अध्यक्षता हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। उसके पश्चात यदि देखें कि इसका हमें देखने के लिए मिलता है कुल अब तक कितने सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं, तो कुल अब तक इसके 11 सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं और इसका 12वां सम्मेलन प्रस्तावित है। 11वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था इन देशों का, तो याद रखना 11वां सम्मेलन हमें देखने के लिए मिलता है ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में नवंबर 2019 के अंतर्गत। और वहां पर अध्यक्षता किसने की थी, ब्राजील के जो राष्ट्रपति है जायर बोल्सोनारो के द्वारा वहां पर अध्यक्षता की गई थी। और एक बात आप याद रख सकते हैं, हमारे देश के अंतर्गत जब 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, 2020 की बात कर रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत जायर बोल्सोनारो जो ब्राजील के राष्ट्रपति है हमारे यहाँ पर 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उसके पश्चात मोस्ट आईएमपी सेक्शन आप लोगों के साथ में इससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यदि हम देखें तो ब्रिक्स देशों का बैंक भी है, उस बैंक का नाम क्या है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नाम हमें देखने के लिए मिलता है। एक हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि यह बैंक कैसे बना होगा, तो बात है 2014 की ब्राजील के अंतर्गत सम्मेलन हो रहा था और इन देशों के द्वारा क्या किया जाता है, एक बैंक बनाने का विचार किया जाता है और उसका नाम भी सोच लिया जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। किंतु अगले साल से जुलाई 15 से यह बैंक कार्य करना प्रारंभ कर देता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका कार्यालय कहां पर है, तो इसका कार्यालय हमें देखने के लिए मिलता है चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में। और इसकी भाषा कैसी होंगी, तो इसकी भाषा अंग्रेजी होंगी, यह यहाँ पर डिसाइड किया गया है। उसके पश्चात देखें कि इसके अध्यक्ष कौन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इस हम देखें इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे पहले अध्यक्ष बनने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के व्यक्ति को जाता है जिनका नाम है केवी कामथ, जिनका संबंध हमें भारत के राज्य कर्नाटक से देखने के लिए मिलता है। और एक बात याद रखना, हम जानते हैं एक बैंक है भारत के अंतर्गत
आईसीआईसीआई बैंक इसके फाउंडर मेंबर भी यह रह चुके हैं। साथ ही साथ इस बैंक के एमडी और सीईओ भी रह चुके हैं। और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, जो इन्फोसिस कंपनी है उसके अंतर्गत भी यह अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और यदि बात करें तो इसका प्रारंभ कब से हुआ, तो मैंने आपसे कहा कि इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था जुलाई 2015 से। तो अर्थात इसका जो कार्यकाल होता है, इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। और सबसे पहली बार भारत को यह मौका मिला है। अर्थात इनका जो केवी कामत साहब का कार्यकाल है, जो पहले इस एनडीबी बैंक के अध्यक्ष है, 2021 तक इस बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले हैं। बैंक का एक क्षेत्रीय कार्यालय भी है, एक रीजनल ऑफिस भी है। दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा ही सुंदर शहर हमें देखने के लिए मिलता है, जोहान्सबर्ग। अर्थात जोहान्सबर्ग के बारे में आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन यहां पर होता है। हीरे की कई सारी खदानें हमें देखने के लिए मिलती है। यह जब बैंक बनी तो इसकी प्रारंभिक पूंजी $50 बिलियन निर्धारित की गई थी, किंतु वर्तमान के अंतर्गत इसकी पूंजी बढ़कर कितनी हो गई है, $100 बिलियन हो गई है। और इसके अंतर्गत यदि बात करें कि किसका कितना शेयर है, तो इसके अंतर्गत 41% हमें चीन का देखने के लिए मिलता है। यह जो ब्राजील है, यह रूस है और भारत जो है, इनका 18% हमें शेयर देखने के लिए मिलता है प्रत्येक के द्वारा। और यह जो दक्षिण अफ्रीका है, इसके द्वारा 5% का जो शेयर है इस बैंक के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। और यदि बात करें इसका 11वां सम्मेलन, तो हमने देखा ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में आयोजित हो गया। और इसका हम देखें कि 12वां सम्मेलन कहां पर होने वाला है, तो इसका 12वां सम्मेलन होने वाला है रूस का जो एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग में प्रस्तावित है, जो 2020 के अंतर्गत होना है। किंतु हम जानते हैं वर्तमान समय में कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका सम्मेलन हो जाए, या हो सकता है यह पोस्टपोन भी हो जाए। इस संगठन का स्वरूप कैसा है, तो यह संगठन बहुत बड़ा संगठन है। यदि बात करें तो जहां पर इंडिया आ जाए, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है चीन आ जाए, जहां पर रूस आ जाए, जहां पर ब्राजील आ जाए, जहां दक्षिण अफ्रीका आ जाए, तो यह देश क्या होते हैं, इनके अंतर्गत जनसंख्या ज़्यादा है। अर्थात यह संगठन संपूर्ण विश्व की 50% जनसंख्या को कवर करता है। उसके पश्चात हम जानते हैं क्षेत्रफल की यदि बात करें तो यह संगठन 25% क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कवर करता है। यदि बात करें जीडीपी की, तो संपूर्ण विश्व की 20% जो जीडीपी है उसे कवर करता है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 2027 तक यदि यह देश एक होकर कार्य करे, सही दिशा में कार्य करे, तो यह क्या करने वाला है, यह G7 को ओवरटेक कर लेगा। अर्थात इनकी हमें देखने के लिए मिलेंगी कि जीडीपी भी बढ़ जाएंगी और यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन बनकर उभर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यह टॉपिक बड़े ही इजी वे में समझ में आ गया होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।